इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त हो गया है मुकाबला का। देश में समान नागरिक संहिता, एक देश एक कानून की बहस चल पड़ी है। सरकार इसके बारे में कुछ सोच तो रही है, लेकिन कानून अब तक बिल की शक्ल नहीं ले पाया। उससे पहले ही मुस्लिम समुदाय को डराने का सियासी खेल शुरू हो गया। पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपनी बैठक में यहां तक फैसला ले लिया कि आदिवासियों की तरह मुसलमानों को भी यूसीसी से अलग रखा जाए। आखिर ये डर सिर्फ मुसलमानों में ही क्यों पैदा किया जा रहा है? इसके पीछे आखिर सियासत क्या है और एक देश में 2 विधान होने ही क्यों चाहिए? करेंगे इस पर बात, लेकिन पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। क्या समान नागरिकता कानून पर बिल आने वाला है? क्या समान नागरिकता कानून 2024 से पहले लागू होगा? क्या समान नागरिकता कानून रिवाजों पर असर डालेगा? कानून आने से पहले ही कानून पर बहस जारी है। सबसे अधिक आशंका मुस्लिम समुदाय में है। जमीयत उलेमाए हिंद से लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तक बैठकें कर रहे हैं। पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है मुसलमानों को यूसीसी से बाहर रखा जाए। बात की थी और बात करने के बाद एक नतीजा निकाला था 2018 में, और एक नतीजा निकाला था कि भाई यकसा सिविल कोड ना तो एडवाइजेबल है ना उसकी ज़रूरत है। तो अब कौन सी मुसीबत आ गई है मौजूदा हुकूमत के पास में कि वो ये कह रही है कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। देखिए, इस तरह के इश्यूज़ को पॉलिटिकल इशू बनाना ये गलत है। संविधान के मुद्दे हैं तो संविधान के मुद्दों को उसी तरह से हल करना चाहिए। इसी बीच उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की पीएम मोदी से मुलाकात हुई। धामी पहले ही कह चुके हैं वो कॉमन सिविल कोड को लागू करेंगे। उत्तराखंड का ड्राफ्ट तैयार हो गया है। पीएम से इस मामले पर भी चर्चा की है। देखिए, चूँकि क्या है कि इस पे यूसीसी कमेटी ऑलरेडी काम कर रही है और ट्राइबल्स के बीच में भी और आदिवासी क्षेत्रों में भी, बहुत सीमांत क्षेत्रों में भी उस कमेटी ने ट्राइबल्स लोगों के बीच में जाकर भी उनके समूह से भी बात की है और उनके विचार भी लिए हैं। तो उसका सबका संकलन है उसमें यूसीसी कमेटी में। हालांकि यूसीसी के दायरे से नॉर्थ ईस्ट के आदिवासियों को बाहर रखने पर विचार हो रहा है। कानूनी मामलों की संसदीय समिति के अध्यक्ष सुशील मोदी ने यह सुझाव दिया है। मगर गौरतलब है केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का बयान। इंडिया टीवी से बात करते हुए खान क्या बोले, पहले ये सुनिए। जानकारी ना होने के कारण इस तरह का भ्रम फैलाया जाता है। मैं तो ये भी जानता हूं, इससे आगे बढ़ के कहा जाता है कि अगर यूसीसी आ गया तो आप निकाह नहीं कर पाएंगे, आपको फेरे लेने पड़ेंगे। कहा जाता है कि अगर यूसीसी आ गया तो आप अपने मुर्दों को दफन नहीं कर सकते, आपको जलाना पड़ेगा। ये सारा दुष्प्रचार किया जाता है। यही बात मैं आपसे कह रहा हूं, लॉ का जहां तक यूसीसी है या कोई भी कानून है दुनिया का, उसका इससे कोई मतलब नहीं होता कि आप क्या रीति रिवाज अपनाते हैं, आपकी प्रैक्टिसेस क्या हैं। उसका मतलब केवल एक चीज से होता है कि न्याय की समानता होनी चाहिए। तो यूसीसी को लेकर कौन फैला रहा है भ्रम? कौन है जो मुसलमानों को डरा रहा है? ये अफवाह आखिर कैसे फैलाई जा रही है? इन तमाम सवालों पर करेंगे चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवम त्यागी, नेता बीजेपी, हमारे साथ स्टूडियो में। अश्वनी उपाध्याय, वरिष्ठ वकील। दानिश कुरैशी, प्रवक्ता एआईएमआईएम। हफीज नूर अहमद अजहरी, अध्यक्ष ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यूपी। यास्मीन फारूकी, महासचिव एसडीपीआई। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले शुरुआत दानिश जी आपसे करना चाह रही हूं। यूसीसी अगर सरकार लेकर आ रही है या यूसीसी पर अगर चर्चा हो रही है, यूसीसी पर अगर सुझाव मांगे जा रहे हैं, तो इससे बजाय लोगों को समझाने के ये अफवाह, ये झूठ क्यों फैलाया जा रहा है कि ये एंटी मुस्लिम है? देखिए, बात एंटी मुस्लिम की नहीं है। देश में रहे तमाम लोगों के, जो लोग कल्चर में मानते हैं, समझते हैं, जो जरूरत है उसकी बात हो रही है। आप ये तो सबसे पहले तो ये भ्रम निकल जाना चाहिए कि लोग भ्रम फैला रहे हैं। अरे, जब आपने मसौदा ही नहीं दिया तो भ्रम कैसे फैलेगा? ये बताइए तो कौन भ्रम फैला रहा है? और भ्रम फैला रहा है तो सरकार क्या कर रही है? सवाल क्या है कि सरकार क्या कर रही है? सरकार जो प्रचार और प्रसार बनाने की कोशिश कर रही है राजनीतिक स्तर पे, दरअसल जो दिक्कत है या नहीं है, यूसीसी से होगी या नहीं होगी, ये तो सेकेंडरी है। लेकिन जिस तरीके से राजनीति करने की कोशिश की जा रही है, उसके चलते भ्रम फैलाया जा रहा है। कौन कर रहा है राजनीति? भारतीय जनता पार्टी। और कौन करेगी? ये हिंदू कोड है। एक सेकंड सर, ये हिंदू बिल है, ये हिंदू कोड बिल है। ये किसने कहा यूसीसी को लेकर? बिल्कुल, आप किसने दिया ये बयान?
सुनिए सुनिए सुनिए, सुनाइए, आप सबको समान करने की अगर कोशिश करेंगी, ठीक है, मेरा नाम दानिश है और किसी का नाम कुछ और है, सबको आप समान करने की कोशिश करेंगे तो ये तो यही माना जाएगा, और क्या माना अंतर जाएगा? क्यों नहीं बताइए कर पा रहे दानिश जी? मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। यहाँ किसी के नाम को समान नहीं किया जा रहा है, किसी के धर्म को समान नहीं किया जा रहा नहीं, है। बिल्कुल आप समान प्लीज ही पहले किया आप जा इस रहा है। अंतर को समझ लीजिए दानिश नहीं, नहीं, जी। सुनिए, ये आज- कानून आज- है जो कुरीतियों पर काम करेगा, इस पर काम नहीं अरे करेगा सुनिए कि मेरी दानिश जी बात, सुनिए, कैसे अपने सुनिए, धर्म की सुनिए, प्रैक्टिस करते हैं मैं या वही- मैं कैसे धर्म सुनिए, की सुनिए। प्रैक्टिस करती हूँ। अच्छा सुनिए, अब मेरी बात सुनिए। आज नई बात आ गई कि इसमें सिखों को जो है वो एक्सक्लूड करने की बात आई है। क्या आई है सच्चाई, वो तो अभी तक मैंने भी उसको रिसर्च नहीं किया, मैं बताऊंगा। ट्राइबल्स को लेकर के बात आई है, तो फिर आप बताइए ना कि कुरीतियों की अगर बात है, हम तो हमारा स्टैंड बिल्कुल साफ कर रहे हैं, लेकिन सरकार तो क्लियर कर दे पहले। तो सरकार का तो स्टैंड क्लियर नहीं आ रहा अरे उसमें। तो क्लियर होने तो दीजिए, यही तो मैं पूछ रही हूँ दानिश जी। नहीं, आपने exactly, शुरुआत तो में कहा, सबसे एक सेकंड पहला- सर प्लीज, एक सबसे सेकंड, पहला एक सवाल- सेकंड नहीं, सुन मेरा- लीजिए। आपने पहली लाइन में कहा कि अभी मसौदा आया नहीं है, अभी कुछ भी बिल्कुल। क्लियर हुआ नहीं है, उसके बावजूद भ्रम फैलाया जा रहा है। तो यही तो सवाल आपसे भी है, जब मसौदा नहीं बिल्कुल। आया, ड्राफ्ट तैयार नहीं हुआ, आपसे सुझाव मांगे जा रहे हैं, तो आपने किस बिना पर कह दिया कि ये तो हिंदू कोड वही बिल मैं है? कह रहा हूं आपसे, वही तो मैं पूछ अरे रहा तो हूं ना। वही तो मैं यही आपसे तो पूछ कहा रही कि ये जो हूं। सारी ये सारी जिम्मेदारी सुनिए, ये जो कम्युनिकेशन बनाने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये तो सरकार की है। तो अच्छा, ये सरकार अलग-अलग अगर बातें क्यों आ कम्युनिकेशन रही नहीं है? बनाएगी तो आपके जो नेता हैं वो कुछ भी बोलने लग जाएंगे कि बिना किसी आधार के, बिल्कुल। बेसलेस। देखिए, ऐसे तो आप बात मत करिए कि कुछ भी बोलने लगेंगे, बेसलेस लग जाएंगे, ऐसी बात मत करिए। आपको नहीं अच्छा पसंद, अगर ओवैसी साहब नहीं पसंद है तो तो कोई आप बात नहीं, बताइए आपको ना। मोदी जी अच्छे पसंद हो, दानिश कोई दानिश परेशानी कुरैशी जी, नहीं। दानिश हमारी- कुरैशी जी, यहाँ पसंद और नापसंद की कोई बात नहीं है। अगर आप यहाँ बैठकर कह रहे हैं कि यूसीसी हिंदू कोड बिल है, तो एक्सप्लेन कर दीजिए, मुझे 2-3 पॉइंट्स बता दीजिए, ताकि फिर मैं पूछ लूं, नहीं, सारे- बीजेपी से मैं मैं वही तो पूछ कह लूं रहा कि हूं, भाई ये क्या कर रहे हैं आप, कैसे सारे- एंटी मुस्लिम है? सारे लोगों को आप एक समान कैसे बना देंगे, बता दीजिए। देश की जो ट्रेडिशन है, देश के जो कस्टम्स हैं, उसको सारे लोगों को कम समान आप कैसे बना देंगे? मुझे तो ये समझाइए, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। अब जब हमारी समझ में नहीं आ रहा तो हम किसी को क्या दानिश, बड़ी समझाएंगे? छोटी सी ये बात है, आप समझना नहीं चाहते हैं। समझाने के लिए तो बस अच्छा, इतना भर है कि तो एक बताइए कानून ना, आएगा, आप ना तो समझिए। आपसे आपके धर्म के अधिकार छीने जाएंगे, ना आपसे कहा जाएगा कि अपनी शैली बदल नहीं, लीजिए मेरे पूजा पाठ cultural की, rights, ना मेरा जो आपसे कहा sentiments जाएगा है, कि अपने वो विधि छीने विधान जाने को की बदल बात है। लीजिए। जो गलत है उस पर काम किया जाएगा। बड़ी छोटी सी बात है, आपको नहीं समझ में आ रही, खैर अलग बात है। मैं आ रही हूं आपके पास अश्विनी जी। हफीज साहब से भी मैं स्टैंड जानना चाह रही हूं। हफीज साहब, किस बिना पर आप लोगों ने कह दिया कि यूसीसी से मुसलमानों को अलग कर दीजिए? सबसे अहम बात तो ये है कि अभी भाई भी बोल रहे थे कि लॉ कमीशन ने 2021 में क्या कहा था, 2021 की रिपोर्ट में, और 2022 की रिपोर्ट में अब क्या कहा गया है कि भी छिपा हुआ नहीं। हमें ये बताया जाए कि आखिर पहली बात तो ड्राफ्ट है नहीं, कोई किसी तरह का मसौदा, किसी तरह का मुसव्वदा कुछ सामने नहीं आया। इतनी बहस कराई जा रही है, देश को बेवकूफ बनाने के सिवा कुछ नहीं है। मैं खुले लफ्जों में ये बात पूछना चाहता हूं, जब बहस ही हो रही है तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो कभी राजनीतिक विश्लेषक होते थे, भाई शिवम भाई यहाँ पर मौजूद हैं, मैं शिवम भाई से पूछना चाहता हूं, जरा ये बता दें कि सारे कानून किसी न किसी मजहब से संचालित है। आखिर ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ये जो थोप रहे हैं आप, किस मजहब से लेकर के थोप रहे हैं? किसने थोपा? आ गया क्या? यूसीसी आ गया? ये जो यूसीसी आ गया? पार्टी, अरे सर प्लीज थोड़ा सा फैक्ट्स पर बात करिए, फिर भारतीय जनता पार्टी से आपके सवाल लेते रहूंगी। पहले आप मेरे फैक्ट्स का जवाब दीजिए। पहली बात तो आपने मुझे ये नहीं बताया कि आपने कैसे कह दिया कि मुसलमानों को यूसीसी से अलग कर दीजिए। आपके पास कोई तो ऐसी बात होगी, कुछ तो आपको पता चला होगा कि यूसीसी में कुछ ऐसा है जिससे मुसलमानों के खिलाफ चीजें हो जाएंगी। जैसे बातें हो रही हैं, अरे सर, बातों पर यकीन करेंगे क्या? वजीर आजम की रैली से लेकर के अब क्या कहा वजीर आजम ने अपनी रैली में? चलिए बात कर लेते हैं। आइए सर, वजीर आजम ने अपनी रैली में ऐसा क्या कहा जो आपको लगा कि एंटी मुस्लिम है? भी रहता है देश में जैन भी रहते हैं मैम, देश में जैन भी रहते हैं, देश में पारसी भी रहते हैं, देश में आदिवासी भी रहते हैं, देश में एक सेकेंड, आपको सबकी चिंता है। एक सेकेंड, वजीर आजम की रैली का जिक्र किया है, पहले सुनिए, उसके बाद जवाब दीजिए। बताइए ऐसा क्या कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने? नरेंद्र मोदी जी भोपाल की रैली में मुसलमान मुसलमान मुसलमान,
इसके अलावा कोई और समुदाय नहीं था जिसका वो तस्करा करते। चलिए मैं पहले जवाब दे लूं इसका। आप तो शायद सुनने नहीं आए सर, आपके पास भी कोई पॉइंट्स तो है नहीं। अगर मुसलमानों की कुरीतियों का जिक्र कर दिया तो ऐसी कोई बात नहीं है सर कि मुसलमान इस देश के हिस्सा नहीं है और देश के प्रधानमंत्री उनके बारे में बात नहीं कर सकते हैं। अगर कहीं पर कुछ भी हो रहा है, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, जैन है, सिख, ईसाई है, बात होगी इस देश में। आपके हिसाब से नहीं चलेगा ना देश। शिवम, अब रुक जाइए एक सेकंड, आपने सवाल पूछा है। शिवम त्यागी जी, आप कुछ भी लेकर आए, कोई भी कानून लेकर आए, कोई भी फैसला करें, ये जो टैग आपके ऊपर लग गया है कि आप मुसलमान विरोधी हैं, इसे कैसे हटाएंगे आप? नहीं, बिल्कुल टैग नहीं लगा है। और जहां तक बात इन्होंने कहा, सबसे पहले तो मैं इनको एक चीज कहना चाहता हूं कि इस देश के प्रधानमंत्री ने, भारतीय जनता पार्टी के किसी प्रवक्ता ने या नेता ने ये बिल्कुल नहीं कहा है कि ये मुस्लिम विरोधी है, और ये मुस्लिम विरोधी है भी नहीं। आप मुझे एक चीज बताइए, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है, यूनिफॉर्म रिलीजन कोड नहीं है। सिविल राइट्स की बात हो रही है, रिलीजन की नहीं। यहां पर अगर कोई मेरे भाई दानिश बैठे हैं तो उसको दिनेश नहीं बनाना है, उसको दानिश ही रहना है। वो जैसे नमाज पढ़ते हैं, जैसे अपनी चीजें करते हैं, जैसे अपने धर्म को मानते हैं, जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और कमाल की बात है, बार बार इस चीज को कहा जा रहा है कि मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। कहां टारगेट किया जा रहा है? इस देश के प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत सीधी बात कही, और वो ये कि एक घर में अगर 2 बच्चे हैं तो उन दोनों के लिए अलग अलग कानून कैसे हो सकता है? इसमें कहां हिंदू मुस्लिम है भाई? कोई हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहा। आप मुझे एक चीज बताइए, अब प्लीज अब बीच में मत बोलिए। अब जहां तक ड्राफ्ट की बात है, आप अपने आप तय कर लीजिए पहले कि आप चर्चा करना चाहते हैं कि प्लीज बीच में मत बोलिए ना, मैं भी बोल सकता हूं, आपके क्या लाभ है इससे? अब आप मुझे एक चीज बताइए, चर्चा ही तो हो रही है यहाँ पर। हिंदुस्तान के 5 नागरिक इस पैनल पर बैठे हुए हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, और लॉ कमीशन ने क्या कहा? लॉ कमीशन ने यही कहा कि अगर आपके पास कोई सुझाव है तो अभी तक 8.5 लाख सुझाव आ चुके हैं, आप अपना कोई सुझाव दीजिए। आप चाहते हैं कुछ चीज बेहतर हो तो सुझाव दीजिए, लेकिन आप कहते हैं कि चर्चा भी ना हो। एक बिल जब कभी आया था उस पर यह आरोप लगा था पार्टी पर कि भारतीय जनता पार्टी चर्चा नहीं करती। आज मैं मानता हूं कि इस देश के प्रधानमंत्री ने चर्चा शुरू की। आज हर न्यूज चैनल पर चर्चा है, देश में चर्चा है। बेहतर है अगर किसी के पास कोई सुझाव है तो वो दे भी रहे हैं। मैं तो कहता हूं आपके पास अगर कोई सुझाव है तो आप भी दीजिए, लेकिन इस तरीके से जबरदस्ती हिंदू मुस्लिम करने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी या फिर कोई भी इसमें हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहा है। मसला बहुत साफ है, एक देश में एक कानून होना चाहिए, और उस मसौदे को बनाने की तैयारी की जा रही है, और उसमें लोगों की राय जानी जा रही है, और उस पर डिस्कशन हो रहा है। मुझे नहीं लगता इसमें कोई हिंदू जानकारी दे रहे हैं। ठीक है, गलत जानकारी ना हफीज जी, पहले सुनिएगा सर, वरना मुझे आपकी आवाज कम करनी पड़ेगी। आप सुनते नहीं है, और बिना सुने आप अगर जवाब देंगे तो मैं आपसे चर्चा नहीं कर पाऊंगी। आप 2 पॉइंट बता दीजिए, 2 पॉइंट बताइए सिर्फ। आप धमकी भरे अल्फाज 2 पॉइंट यहां पर नहीं चलेगा सर। ये आपका विक्टिम कार्ड, कोई धमकी नहीं दी जा रही है आपसे। आप सुनेंगे नहीं तो मैं आपसे बोलूंगी ना कि पहले मेरा सवाल सुनिए। 2 पॉइंट बताइए। बिना वजह की बातें नहीं चलेंगी यहाँ, कोई बिना वजह की बातें नहीं है। मैं वो बातें कह रही हूँ जो बातें अभी तक सामने आई हैं। मैं फैक्ट्स पर बात कर रही हूँ, मैं फैक्ट्स पर बात कर रही हूँ, मैं फैक्ट्स पर बात कर रही हूँ। सरजमीन पर क्या कहा था? फैक्ट्स पर बात करनी है तो करिए सर, करनी है फैक्ट्स पर बात। आप सुनना नहीं चाहती ना? मैं सुनना चाहती हूँ, बताइए। यूसीसी के 2 पॉइंट जिससे आपको लग रहा है ये एंटी मुस्लिम है। जब से यूसीसी का मामला सामने आया है तब से अब तक सिवाय मुसलमानों की कुरीतियां बताने के सिवा, मुसलमानों के मजहबी मामलों में झांकने के सिवा कौन सा मजहबी मामला? हमें आप कौन सा मजहबी मामला? कौन से मामले आए? कौन सा मजहबी मामले आए? दिन मुसलमान आपके चैनलों पर सिर्फ मुसलमान, इसके सिवा हो नहीं रहा है कुछ। कौन सा सर? मैंने तो एक बार भी बात नहीं की मुसलमान। आप लोगों ने बात की, आपने बयान दिया, इसीलिए मैंने चर्चा बुलाई है। आपने बयान दिया, आपने कहा मुसलमानों को अलग कर दीजिए, इसीलिए मैंने चर्चा बुलाई है। हफीज साहब थोड़ा सा धैर्य रख लीजिए सर, थोड़ा सा धैर्य रख लीजिए और समझ लीजिए कि आप फैक्ट्स पर बात कर रहे हैं या सुनी सुनाई बातों पर। इसी वजह से नैरेटिव जा रहा है। अश्वनी उपाध्याय जी, अब 1 सेकंड रुक जाइएगा। अश्वनी उपाध्याय जी, जिस तरीके की बहस इस देश में चल रही है यूसीसी को लेकर, और जो इसे एक रंग रूप देने के लिए कोशिश की जा रही है कि ये तो मुसलमान विरोधी है, यूसीसी आ गया तो एक धर्म विशेष को टारगेट किया जाएगा, क्या ऐसा है? यूसीसी यही बताता है? देखिए प्राची जी, मैंने सबको ध्यान से सुना, इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूं कोई बीच में बोलेगा नहीं। पहली बात तो यूनिफॉर्मिटी के नाम पे कुछ लोग जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध कर रहे हैं वो कंफ्यूजन कर रहे हैं। इसलिए मैं सरकार से भी रिक्वेस्ट करता हूं, मैंने लॉ कमीशन को भी रिटर्न में दिया है, आप इसका नाम यूसीसी मत रखिए, इसका नाम आईसीसी रखिए, इंडियन सिविल कोड। इंडियन पिनल कोड पहले से है, इंडियन पुलिस कोड है, इंडियन टैक्स कोड है, हमारे सारे कानूनों के पहला नाम इंडियन होता है। इसलिए मैंने इसमें भी रिक्वेस्ट किया है कि आप इसका नाम इंडियन सिविल कोड रखिए, जिससे कंफ्यूजन दूर हो जाए।
अब मैं आता हूं दूसरी बातों पे। अरे भाई, ये यूनिफॉर्म ड्रेस कोड थोड़ी आएगा कि सबका ड्रेस एक जैसा हो जाएगा। यूनिफॉर्म कल्चर कोड थोड़ी आ रहा है कि सबका कल्चर एक जैसा हो जाएगा। यूनिफॉर्म आइडेंटिटी कोड नहीं है कि सबकी आइडेंटिटी एक हो जाएगी। यूनिफॉर्म रिलीजियस कोड नहीं है कि सबका रिलीजन एक हो जाएगा। यूनिफॉर्म ट्रेडिशन कोड नहीं है कि सबका ट्रेडिशन कोड हो जाएगा। ये सिंपल सा, इनफैक्ट यूनिफॉर्म टैक्स कोड भी नहीं है कि सबका टैक्स एक जैसा हो जाएगा, सब जो जितनी छूट वूट मिली हुई है सब खत्म हो जाएगी। ये यूनिफॉर्म टैक्स कोड भी नहीं है, यूनिफॉर्म जुडिशियल कोड भी नहीं है। ये सिंपल सा यूनिफॉर्म सिविल कोड है। यूनिफॉर्म सिविल कोड में 10 चीजें होंगी जो देश की सभी बहन बेटियों के लिए एक हो जाएंगे। लड़के, सभी देश की सभी बहन बेटियों की शादी को मिनिमम एज बराबर हो जाएगी। ठीक है अश्विनी जी, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही है, इतने इसको दुरुस्त करें। आप देख लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। मैं यास्मीन जी से इतने एक प्रतिक्रिया ले लेती हूं, फिर मैं आपके पास लौटूंगी। यास्मीन जी, यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे देश के लिए आ रहा है, इसमें किसी को बांटा नहीं गया, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, ये पूरे देश, मतलब पूरे देश के लिए है। इस पर आपत्ति क्यों, इतना कंफ्यूजन क्यों? आप ये बात कह रही हैं, अभी तो ये डिक्लेयर हुआ है कि सिखों को अलग रखा जाएगा, आदिवासियों को अलग रखा जाएगा। डिक्लेयर नहीं हुआ मैडम, सुझाव है। पहली बात तो आपका जवाब ये हो गया। नहीं, पहले सुन लीजिए मैडम, वो डिक्लेयर नहीं हुआ, वो एक सुझाव है, आप भी रख सकती हैं। अगर मैं भी यही सुझाव रख रही हूँ कि मुसलमानों को अलग रख लिया जाए। इससे आप इसके पीछे का तर्क बता दीजिए। ये तो हम इस तरह बात करें। अब आप दूसरी तरफ आइए, दूसरी बात सुन लीजिए। देखिए, कॉमन सिविल कोड का मतलब ये होता है सबके लिए एक, सबके लिए एक ही सोच, और उसके लिए आपको बहुत लंबे प्रोसीजर में जाना पड़ेगा। आप ऐलान नहीं कर सकते कि साहब हम तो कॉमन सिविल कोड लाएंगे ही। आप ये ऐलान इतनी मजबूती से नहीं कर सकते। हम किसी भी चीज़ के लिए प्रोसीजर में जाते हैं, वन बाय वन बात करते हैं, हम वो लाते हैं कि भाई ये हमारे जो है कानूनों में बदलाव होगा, ये चीज़ें आएंगी। क्या आप सबको ये जनता का कानून, जनता का राज है ना, तो हम उसी तरीके से क्यों नहीं बात करते हैं, हम ऐलान क्यों करते हैं? मुझे एक तो ये बात समझ में नहीं आती, शायद मेरी समझ की गलती होगी। दूसरी सबसे बात यह है कि ट्राइबल पे आप नहीं जा रहे हैं। जो छोटी छोटी चीज़ें हैं पहले वो तो ठीक कर लीजिए। आप कॉमन सिविल कोड के लिए डिक्लेयर तो करिए। क्या आप रिजर्वेशन ख़त्म कर देंगे? क्या आप 371 ख़त्म करेंगे? क्या आप आदिवासी महिलाओं के जो 4-4-5-5 यास्मीन जी, आप कहाँ से कहाँ पहुंच गए? आपने क्या से क्या मिला दिया, ये तो मुझे भी समझ नहीं आया। जब आप कह रही हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो मैडम आप जान रही होंगी कि ये कानून आएगा तो उन तमाम चीजों के लिए आएगा जो चीजें खराब हैं, जो चीज गलत है। और सुनिए यास्मीन फारूकी जी, इसमें रिजर्वेशन नहीं आएगा। पूरी बात सिविल का मतलब, नागरिक का मतलब पता है आपको? नागरिक का मतलब पता है आपको? वकील साहब के पास जवाब दीजिए, स्पेशल ड्राफ्ट आ, जवाब दे दूं? यास्मीन जी से पूछा है हफीज साहब। ये डिक्लेरेशन आपके भी अभी जबान से ये ना निकला, फिर ये डिक्लेरेशन क्यों होता है कि हलाले पे रोक होगी, तलाक पे रोक होगी, निकाह पे रोक होगी, और साहब है ना गोद लेने पे, सिर्फ वही बातें, निकाह पर रोक होगी। एक से सारी बातें यही पकड़ना था मुझे, यही पकड़ना था यास्मीन जी। निकाह पर रोक होगी, किसने कहा? आप आओ ना फिर बैठ के सारी निकाह पर रोक लगेगी, ये किसने कहा? बताइए मुझे, एक भी शख्स का नाम लीजिए एक बार। सॉरी, आप बात को पकड़िए मत मेरी, आप बात को मत पकड़िए, वो बात आप यहाँ टीवी चैनल पर आकर कह रही हैं कि निकाह को रोका जाएगा, तो मुझे बताइए, मुसलमानों पहले बताइए निकाह को रोकने की बात किसने की? अल्फाज वापस लेती हूँ। अब आप मुद्दे पे आ जाइए। मुद्दे पर ही हूँ मैडम, आप मुद्दे पे आ जाइए। वो सारी बातें क्यों नहीं कही जाती? बीजेपी वाले सब क्यों वो बातें नहीं कहते कि ये सारी बातें आएंगी उसमें? मुद्दे वो 5 क्यों आते हैं जो मुस्लिम से रिलेटेड हैं? आप सारे जब मुद्दे लाओगे और बैठोगे तब मैं देखूंगी कि कितने लोग एग्री कर लेते हैं। आप उन मामलों में आपकी आपत्ति हो सकती है कि सिर्फ मुसलमान का नाम क्यों लिया जा रहा है? अरे सुन लीजिए मैडम, आपको ये आपत्ति हो सकती है कि सिर्फ मुसलमानों का नाम क्यों लिया जा रहा है, बाकी धर्मों का क्यों नहीं लिया जा रहा? मैं अभी इसका जवाब ले लेती हूँ, लेकिन एक बात बता दीजिए, अगर लिया भी जा रहा है नाम मुसलमानों का, तो ऐसा तो नहीं कि आपसे ये कहा जा रहा है कि आप अपनी प्रैक्टिस बंद कर दीजिए, आप नमाज पढ़ना बंद कर दीजिए, ये तो नहीं कहा जा रहा ना। आप अपनी बिलीव्स पर समझौता कर लीजिए, मैं वो बात तो नहीं कहा जा रहा ना। मैं वो बात ही नहीं कर रही। कैसे टारगेट हो गया मैडम? अरे तो सारी चीज लाओ ना सामने।
आप चीख सिर्फ मुसलमानों के लिए रहे हो। अभी तो आया ही नहीं है कुछ सामने, बिना कुछ आए आप लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, कुछ सामने तो आएगा फिर भी चीख रहे हो, फिर भी आवाजें जो हैं, फिर भी वो आवाजें उन 5 चीजों पे ही उठ रही हैं जो कि मुसलमानों से रिलेटेड है। अगर ज्यादती हो रही है कहीं पर किसी महिला के साथ, यास्मीन जी आप खुद एक महिला हैं, तो आपको नहीं लगता कि उसे कानूनी हक होना चाहिए कि उसकी बेहतरी हो पाए? तो मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत कुछ गलत हो रहा है या ये टारगेट करने गाय जैसा के नाम है। पे जो लिंचिंग हो रही है, क्या वो महिलाओं के लिंचिंग पर पहुंच गई मैडम आप, चूंकि आपको पता ही नहीं उसी में क्या गलत है। खैर शिवम त्यागी जी इस बात का जवाब दे महिलाओं के साथ आप ज्यादती क्यों करते हैं? आ रही हूं मैं फिर अश्विनी जी। यास्मीन जी, ये महिलाएं नहीं है क्या? माँ बहन के लिए नहीं है क्या? उस आदमी ये महिलाओं के लिए है और तमाम सारी कुरीतियों के लिए। एग्जाम्पल मैं आप ही को बात करो ना। हमारे देश में आप ही की उम्र की एक महिला थी, मुस्लिम महिलाओं से बीच प्यार में हो मत गया। बोलेना प्लीज, बीच में मुस्लिम महिलाएं नहीं, महिलाएं, हिंदुस्तान की महिलाएं। ये मुस्लिम आप डालिए इसमें, हिंदुस्तान की महिलाओं की बात हो रही है, ये मुस्लिम महिलाओं की बात नहीं आ रही है। प्लीज अब बोलने दीजिए, जब आप लगातार बोल रही थी मैं चुप सुन रहा था, आप सुन लीजिए ना। वो कहानी खत्म हो चुकी। आप अगर सुन लेंगी तो मुझे लगता है कि आप इसमें रिजर्वेशन, आप इसमें तमाम तरह की चीजें, आप इसमें इससे क्लियर हो जाएंगी। आप सुन लीजिए, ज्ञान बढ़ेगा, इसमें कोई आपका फायदा या नुकसान नहीं है। सुनिए ना प्लीज। आप ही की तो बोला, आप बोलते क्यों नहीं हो? रिक्वेस्ट है यास्मीन जी सुन लीजिए। यास्मीन जी अगर आप सुनेंगे तो मुझे लगता है बेहतर रहेगा। आप अब से करीब 30-35 साल पहले आप ही की उम्र की एक महिला थी जिन्होंने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में उनको 25 रुपए जो है रकम मिलती थी भरण पोषण की। आप सुनेंगे प्लीज। उसके बाद क्या है, उन्होंने कोर्ट से कहा कि मुझे 179 रुपए रकम दी जाए भरण पोषण के लिए। चंद महीनों पहले मैडम प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, मैं आपसे बेहतर चिल्ला सकता हूं लेकिन मैं नहीं चाहता। प्लीज सुन लीजिए ना, कोई लाभ है इस बात से। दानिश जी मैं फिर आपके पास आ रही हूँ, एक सेकंड प्लीज, एक एक करके सुन ले, अपनी बात को अपनी बात रख ले। यास्मीन जी ऐसा क्या है कि आप बात भी नहीं करना चाहती हैं इतिहास पर? जिस महिला को क्योंकि उनको पता है कि वो गलत है इसलिए, और इसी वजह से दानिश भी फिर से चिल्लाना शुरू कर दिया। मेरा रिक्वेस्ट है आपसे प्लीज एक बार इनको रोक दीजिए। दानिश जी प्लीज रुक जाइए, फिर उसके बाद ही बोल। दानिश जी प्लीज रुक जाइए, और यास्मीन जी प्लीज उनको बात कंप्लीट करने दीजिए। दानिश जी फिर आप काउंटर करिएगा, भरपूर मौका। 85 के दौर में एक महिला थी शाहबानो, जिनको 25 रुपए भरण पोषण के लिए मिलता था। उनको पैसे बहुत कम पड़ रहे थे और वो यास्मीन जी की उम्र की ही थी। उनको 179 रुपए चाहिए थे, इसलिए उन्होंने कोर्ट में अर्जी लगाई। उस कोर्ट के उस वर्डिक्ट के खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट में मामला गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि यह होना चाहिए, और इसके बाद क्या हुआ, राजीव गांधी जी ने वो फैसला पलट दिया। एक महिला इस उम्र की जिनको 179 रुपए ना मिले हों, उसके लिए है ये बिल, हिंदू मुस्लिम के लिए नहीं है ये बिल। और ये चर्चा आज नहीं है, हम थोप नहीं रहे। 1948 में अगर बाबा भीमराव अंबेडकर ने कहा कि यूसीसी इज द ओनली कॉर्नर वे वी कुड नॉट टच, तो तब से बात होती आ रही है। 1951 में अगर कहा गया तो तब से बात होती आ रही है। सुप्रीम कोर्ट इस देश में अलग अलग 6 केसेस में इस बात को कह चुका है। शाहबानो के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकारें क्या कर रही हैं यूसीसी को लेकर। ये चर्चा आज से नहीं है, 75 साल से भी ज्यादा, 80 साल हो गए इस चर्चा को। 80 साल बाद भी इस देश का नागरिक इस बात के लिए तैयार नहीं है कि यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए हमारे पास। ये थोप नहीं रही है सरकार, और आज भी डिस्कशन ही है, कोई बिल आया नहीं है अभी। मैं आपसे बात कर रहा हूं, चैनल्स आपसे बात कर रहे हैं, लोग आपसे बात कर रहे हैं, आपके सुझाव मांग रहे हैं। आप कहते हैं कि तो जबरदस्ती कर रहे हैं, ये तो थोप रहे हैं। थोपा नहीं जा रहा है, आपसे सलाह सजेशन मांगे जा रहे हैं। बेहतर है कि आप हर शाम जाके एक सजेशन लिखें कि भाई हमारे धर्म के प्रति ऐसी चीजें होनी चाहिए। ठीक है हफीज जी, आ रही हूँ आपके पास भी, यास्मीन जी आपके पास भी, उससे पहले मैं अश्विनी जी आपके पास आऊंगी, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ। ब्रेक से फौरन वापस लौटेंगे, चल लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं मुकाबला। अश्विनी उपाध्याय जी मुझे लगता है बेहतर तरीके से बता पाएंगे जो कंफ्यूजन हो रही है, जिसमें आरक्षण का जिक्र भी होने लगा, जिस पर 371 का भी जिक्र होने लगा। यूसीसी दरअसल है क्या, इसके मायने क्या हैं, पहले आप ये प्लीज थोड़ा समझा दीजिए। देखिए, चूंकि भारत में नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून नहीं है कि आदमी सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है इसको पकड़ा जा सके, तो इसलिए कोई भी आदमी कुछ भी आके टीवी पे, खासतौर पे राष्ट्रीय जो चैनल है वहां आके कुछ भी बोल के चला जाता है। उसको पता कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि भारत में झूठ बोलना पाप तो है, लेकिन झूठ बोलना अपराध नहीं है। लगता है सबसे पहले भारत में यूसीसी से पहले झूठ को अपराध घोषित करना पड़ेगा, जिससे लोग चैनल पे झूठ बोलने से पहले डरे। तो बात ये यूनिफॉर्म रिजर्वेशन, अश्विनी जी अब देखिए, फिर आप दानिश जी सुन लीजिए सामने, ये यूनिफॉर्म रिजर्वेशन कोड नहीं है भाई, ये यूनिफॉर्म रिजर्वेशन कोड है। मैंने कहा था पहले ही, ना कोई कोड है, सिंपल सा सिविल कोड है। और एक बात समझ में नहीं आ रही है कि वैसे तो कहते हैं संविधान है, संविधान का मतलब समान विधान है,
कहते हैं जी हमको आर्टिकल 25 में हमको अपना फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, आर्टिकल 29 में कहते हैं जी मैं तो माइनॉरिटी हूं, मेरे को माइनॉरिटी का दर्जा। तो वैसे सारा संविधान चाहिए, आर्टिकल 14 चाहिए, 15 चाहिए, 16 चाहिए, 25 चाहिए, 29 चाहिए, हर जगह संविधान चाहिए। लेकिन 44 पहुंचते हैं, बोला नहीं 44 नहीं चाहिए, बाद में 45, 46, 47 भी चाहिए, 51 भी चाहिए, और आगे 252, 253, 254 भी चाहिए, सब चाहिए। केवल संविधान का एक आर्टिकल नहीं चाहिए, वो 44। तो ये इसको इससे बड़ा पाखंड और क्या हो सकता है। दूसरी बात ये समझ में नहीं आ रही है, जहां तक शरिया, ये शरिया मुजफ्फरनगर में इमराना के ससुर ने बलात्कार किया और फतवा जारी हो गया कि जो बलात्कारी ससुर है ये तुम्हारा शौहर हो गया। तब ये पर्सनल लॉ बोर्ड कहां था, तब ये MIM कहां था, तब महिला के साथ क्यों नहीं खड़ा हुआ कि ससुर बलात्कार करे और ससुर को उसका शौहर घोषित कर दिया जाए। बाद में उसने महिला से पूछा हमारा शौहर क्या हुआ, फतवा दिखाओगे, महिला ने पूछा हमारा शौहर क्या हुआ, सिर्फ महिला ने पूछा बताओ हमारा शौहर क्या हुआ, बोले शौहर तुम्हारा बेटा हो गया। ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं, सोचो चैनल पर बैठ करके झूठ बोल रहे हैं आप। एक अभी हम झूठ को अपराध में ला रहे हैं। पहले शांत रहिए। अभी आपको आप रहिए, शांत रहिए। सुप्रीम कोर्ट में आपके स्टैंड को आप हमारे आ रही हूँ मैं दानिश जी, आ रही तो अश्विनी जी कराना पड़ेगा, ऐसी भाषा देखिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अरे सुनिए, सुप्रीम कोर्ट जरा सुन तो लीजिए। सुप्रीम कोर्ट में हलाला के खिलाफ PIA आई है, सुन ले, शांत रहिए। सुप्रीम कोर्ट में पर्सनल लॉ बोर्ड हलाला का समर्थन कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट में पर्सनल लॉ बोर्ड 4 शादियों का समर्थन कर रहा है, एफिडेविट देके 3 तलाक का समर्थन कर रहा है, तलाके हसन का कर रहा है, तलाके हसन का कर रहा है, तलाके बाइन का कर रहा है, तलाके नया का कर रहा है। सबसे आश्चर्य की बात, ये मुता का समर्थन कर रहा है। अच्छा ठीक है, चलिए आर्टिकल 44 का जिक्र क्यों नहीं होता है दानिश जी? अभी देखिए बहुत सिलसिलेवार तरीके से अश्विनी उपाध्याय जी ने बताया, संविधान का जिक्र किया, संविधान में ये मेंशन है ना, तो संविधान से अगर आप चलते हैं, संविधान को अगर मानते हैं, तो UCC पर क्या आपत्ति है और अफवाह क्यों फैलाई जाए? सुनिए, मैं आपको देखो, मैं इसका जवाब दूं। सबसे पहले तो अश्विनी जी साहब जो बात कर रहे हैं ना, वो सारी हवा में बात करिए। और दूसरे नंबर की बात, मैं आपको एक बात कहूं कि कोई व्यक्ति ने अगर कुछ गलत भी किया है तो उसको इस्लाम के दायरे में लाकर बात करने की कोई जगह नहीं बनती। ऐसा तो आपको हर मजहब में लोग मिल जाएंगे ऐसे, जिन्होंने अपनी बच्ची का भी बलात्कार किया होगा, अपनी माता का भी किया होगा, वो मुसलमानों में भी मिल जाएंगे, इसलिए नमक हराम और हरामखोर, और किसी भी मजहब में भी मिल जाएंगे, उसका वो नहीं है। थोड़ा सा भाषा का थोड़ी सी मर्यादा रखिए, ऐसी भाषा का इस्तेमाल मत करिए। और दूसरा ये दानिश जी, ये किसी भी धर्म में अगर मिलता है, एक सेकंड, ये किसी भी धर्म में अगर मिलता है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, किसी में भी मिलता है, इसी को तो खत्म करने के लिए कानून है। तो मैं बताऊं, आप फिर आप उस पर जवाब नहीं दे पाएंगी। मुझे ये बताइए कि एक बहुत देश के बहुत नामे जाने व्यक्ति, अभी उनके वहां उनकी माता का देहांत हो गया, आपको पता है कि उनकी पत्नी को पुलिस जाने नहीं दिया गया, तब तो किसी ने सवाल नहीं पूछा। पूछ सकेंगी आप? दानिश जी, आप फिर पर्सनल चले जाते हैं। मैंने आपको कई बार रोका है, दानिश जी, जब यहाँ UCC की बात कर रही हूँ तो UCC पर बात करिए, इधर उधर मत घुमाइएगा और किसी पर पर्सनल टिप्पणी मत करिएगा। दानिश कुरैशी जी, आपको मुद्दे पर रहना नहीं है, पर्सनल लाइफ में झांकना है। कैसी बात करने लगते हैं आप दानिश जी? यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बात करनी है ना, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बात करिए, बिल पर बात करिए, कोई सजेशन हो तो दे दीजिए। तो हमने पूछा, अब सुनिए, आगे सुनिए। सुनना क्या है? देखिए दिक्कत क्या है, ये जो कॉमन की बात कर रहे हैं ना, मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ हिंदू कोड बिल उस वक्त की सरकार ने बना दिया। मैं आपको ये कह रहा हूं कि सबको कॉमन करने की जगह ही नहीं बनी है। आप जो इस्लाम के अंदर में जिस तरह का कानून है, जो शरिया के सिर्फ आपने 3 पाने बना रखे थे, उसको कोडिफाइड कर देने की जरूरत थी, सारा मामला खत्म हो जाता। दानिश जी देखिए, अपनी बात को ही ना आप मुझे फिर मिसलीड कर रहे हैं सर। एक सेकंड, एक करके बात करती हूँ, रुकिए। ये देश संविधान से चलेगा या शरिया से, पहले ये बताइए। अच्छा सुनिए मेरी बात, देश संविधान से ही चलेगा। तो उसी संविधान में जब आर्टिकल 44 में, एक सेकंड रुकिए, उसी संविधान में जब आर्टिकल 44 का जिक्र है तो क्यों नहीं मानते हैं? यास्मीन जी, मैं आपके पास भी आऊंगी, रुकिए। सुनिए, मैं जवाब दे दूं। अभी जो शरिया का जो कानून है, बेसिक कानून है, जिसको सिर्फ आपने 3 पन्नों में बना रखा है, उसको किस आधार पे आपने बनाया था, ये बताइए। उसका स्कोप था तभी तो बनाया ना हमने। अगर उसको कोडिफाइड कर देना, सुनिए मैं खत्म कर दूं। अंग्रेजों ने बनाया था, आजाद सरकार ने नहीं बनाया। आपका नारकोटिक्स, 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 आपका
कहाँ से लाते हो वो भाई शरिया यार? कानून किसने बनाया? वो शरिया नहीं, कानून मैं- किसने बनाया बताओ आप? नहीं 1937 में देश गुलाम मैं था कि नहीं? आगे बात बताओ। आप अगर अरे उसको कोडिफाइड 1937 कर में देते, देश उस पर गुलाम भी कोडिफाइड कर देते, बताओ आप। एक बिल्कुल स्ट्रक्चर वाला कानून बन जाता, लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, तो मैं क्या आपके चेंज आ चैनल सकता था? पे उसमें से कुछ अब नहीं मना होता, कर दूंगी। कोई परेशानी नहीं होती उस वक्त। अच्छा, तो ये बता दीजिए दानिश जी, इतनी सारी बात आपने कह दी, आपने कहा शरिया को ये कर दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, कानून को बदल दीजिए, कोर्ट बना दीजिए, ये कर दीजिए। इन सब से कहां से प्रूफ हो गया कि यूसीसी मुसलमान विरोधी है? मैं तो यही पकड़ने की कोशिश कर रही थी, जानने की कोशिश कर रही थी दानिश जी, कि शायद आप मुझे बता पाए कि ये मुसलमान विरोधी है और मैं पूछ पाऊं शिवम जी से कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। बोलिए दानिश जी। चलिए आप ही बता दीजिए। नूर अहमद साहब, इधर उधर की बात मत करिएगा सर, बहुत कुछ है बोलने के लिए, सिर्फ पहली बात यूसीसी तो पर बात करिएगा। आपसे गुजारिश ये है, मेरी अपील ये है आपसे, जिस तरह से आप शिवम जी को, वकील साहब को बोलने का मौका दे रही है और वो इधर उधर भाग रहे हैं, आप कुछ नहीं बोल रही उनसे। कौन इधर उधर भागा? यूसीसी पर हम अगर बोलते हैं तो आपको एतराज होता सुनिए है। नूर अहमद साहब, आप मुझे ये नहीं नरेंद्र मोदी बताएंगे जी, कि मुझे अपना शो कैसे कंडक्ट करना भाजपा और नरेंद्र है। मोदी आप को सुन जो लीजिए, काम मेरी बात करने सुन आए लीजिए। अपना काम करिएगा, बुलेट ट्रेन, मुझे मेरा काम मत बुलेट ट्रेन बताइएगा। पे, बोलिए। बुलेट ट्रेन पे वोट मांगना चाहिए। 15 लाख रुपए पर वोट मांगने चाहिए। नरेंद्र मोदी को बताना चाहिए कि उन्होंने जो नोटबंदी की है, धारा 370 हटाई है, उससे देश को क्या फायदा मिला है। अब यूसीसी उसके से बाद बुलेट भी ट्रेन पे UCC क्यों पर बात चले होनी गए? चाहिए। यूसीसी की सुनिए, एक लाइन बता क्यों देते नहीं? अगर आप मुझे कि यूसीसी कैसे आप एंटी सुन लीजिए मुस्लिम मेरी है, बात। तो आसानी हो जाती सर। जो आपने कहा सुनिए, कि आप सुनिए, शिवम जी सुनिए, को नहीं देखिए, टोक रही देखिए, हैं, मैं मैं जवाब टोकती दूं, भी, मैं देखिए, उन्हें मैं जवाब रोकती भी। अभी वकील साहब ने एक आरोप आ लगाया रही हो दानिश जी, एक कि मिनट रुकिए। ससुर जी ने ऐसा किया बहू के साथ। मैं उन्हें चैलेंज करता हूँ, फतवा दिखाएं किस दारुल-इफ्ता का है, वरना गूगल कर लो इमराना, नेशनल चैनल पर गूगल इस कर लो तरह से इमराना झूठ बोल मुजफ्फरनगर। करके कुछ हासिल होने वाला नहीं है। फतवा दिखाइए आप, इमराना के साथ क्या हुआ, अन्याय हुआ, उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन आप फतवा दिखाइए कहाँ का है। नहीं, आप फतवा पर्सनल लॉ बोलते बोर्ड हैं, क्यों नहीं खड़ा हुआ इमराना के साथ? फतवा बोलते हैं पर्सनल लॉ आप। बोर्ड अरे आप इमराना लाइए साहब क्यों ना नहीं फतवा। खड़ा हुआ? आप यहाँ झूठ बोल रहे हैं। पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों नहीं खड़ा आप हुआ इस्लाम का इमरान के मजहब साथ? बनाने के लिए बैठे हैं। हमें मालूम है आप तो आपको हर भाजपा वक्त का प्रवक्ता बनना है। अरे हमें सुन लो मालूम है भाई, आपको हलाल भारतीय जनता पार्टी को शर्म पार्टी नहीं का आती। प्रवक्ता बनना हलाल है, को इसलिए आप बोल रहे हैं इस तरह शर्म नहीं आती तुम्हें। से। अच्छा ठीक है, रुक जाइए अश्विनी जी, एक सेकेंड। नूर अहमद साहब की आवाज थोड़ी कम करिए, क्योंकि नूर अहमद साहब को मेरा सवाल नहीं सुनना है, सिर्फ अपनी अपनी बात कहनी है, अपना अपना एजेंडा सेट करना है। नूर अहमद साहब, जब मैं आपसे बात कर रही हूँ यूसीसी पर, आप बुलेट ट्रेन पर भाग रहे हैं। मैं आपसे बात कर रही हूँ कि बता दीजिए कैसे एंटी मुस्लिम है, आप न जाने कौन से 15,000 की बात करने लगे। मैं आपसे कह रही हूँ मुझे बता दीजिए कि यूसीसी में कैसे आपके धार्मिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो आप फिर प्रधानमंत्री पर चले गए। तय कर लीजिए, आपको यूसीसी पर चर्चा करनी है कि नहीं करनी है? नहीं करनी। देखिए, आप मेरी बात सुन लीजिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट लाइए सामने, या तो ये आप बताइए कि हम साफ साफ लफ्जों में कह रहे हैं हमारे मजहब को, हमारे धर्म को निशाना बनाया गया, हम यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करेंगे। अरे सर, और करते हमारे रहिएगा मजहब को, विरोध। हमारे धर्म पहली को बात तो ये निशाना देश नहीं संविधान बनाया से गया, चलता तो है, हमें ये सिर्फ देश यूनिफॉर्म संविधान सिविल से कोड से कोई चलता एतराज है। नहीं है। नूर अहमद साहब, ये देश संविधान से चलता है। आप अभी मेरे सामने बैठकर मुझे नहीं बता पा रहे हैं कि ये कैसे मुसलमान विरोधी है, तो आप क्या समझाइएगा अपने लोगों को? फिर विरोध करेंगे कैसे? देश संविधान से चलता है, मजहब नहीं। तो मजहब से चलेगा देश, मजहब से चलेगा देश, मजहब से चलेगा देश, मजहब से चलेगा। कल इनकी आवाज थोड़ी कम करी क्योंकि सवाल नहीं सुनना चाहते। आप नहीं आप रोक पाएंगी। सुनिए एक सेकंड, मजहब से चलेगा देश? मजहब ऊपर हो गया देश से? आप सुन लीजिए बात पूरी सुनिए, आप बाद में बोलिए। आप मुझे डिक्टेट नहीं करेंगे यहाँ, मुझे कब बोलना है और कब नहीं। आप मेरे सवालों का जवाब देने आए, सवालों का जवाब दीजिए, मुझे मत डिक्टेट करिए प्लीज। हम आपके हड़काए में आने वाले नहीं। इनके पास जवाब नहीं है, जवाब दीजिए, इनके पास जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, उसके बाद बोलिए। आवाज कम कर दीजिए उनकी। शिवम त्यागी जी। थैंक यू। हफीज साहब, आपको पता है आपके पास यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बोलने के लिए 2 लाइन नहीं है, ना ही यास्मीन जी के पास 2 लाइनें हैं।
पिछले आधे पौने घंटे से आप लगातार बोले जा रहे हैं, लेकिन आप एक कोई ऐसा पॉइंट नहीं बता पाए जहां पर आपको लगता है कि कहीं पर भी किसी तरह के धर्म में दखलंदाजी हो रही है, क्योंकि है ही नहीं ऐसा। आप तमाम दुनिया की बातें उठाकर ले आए, लेकिन एक भी पॉइंट आप अभी तक नहीं बता पाए। महिला से मिसबिहेव कर रहे हैं वो अलग, आपकी विंडो बोले जा रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है, कम से कम सुन लेंगे तो बेहतर रहेगा। लेकिन बात बहुत साफ है, ये देश हिंदुस्तान अब यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए तैयार है। सरकार ने कहा है, मैं तो फिर भी आपसे यही कहूंगा, हालांकि आपसे कोई कंस्ट्रक्टिव सुझाव आ जाए ऐसा मैं नहीं मानता, लेकिन फिर भी अगर आपको थोड़ी बहुत भी समझ है तो जरूर इसके बारे में लॉ कमीशन की वेबसाइट पर जाकर लिखें और बताएं कि बेहतर चीजें कैसे हो सकती है। इससे कुछ नहीं होने वाला। आप इधर उधर करते रहेंगे। ये वो सरकार है जो अपने वादों को 1952 से नहीं भूला, जो 52 से लेकर 2023 तक अपने वादों को नहीं भूली। वो आपके कहने से पीछे हट जाएगी या नहीं करेगी, वैसा कुछ नहीं होने वाला है। तो बेहतर है कि जब हिंदुस्तान आगे देख रहा है, जब देश तैयार है और देश के सभी धर्म तैयार हैं, तो बेहतर है आप भी अपना कोई कंस्ट्रक्टिव सुझाव दें। टाइमिंग पर सवाल है ना, चुनाव नजदीक आए तो यूसीसी की याद आ गई। हमारे ऊपर हर चीज पर सवाल हुआ। 370 पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने कम से कम ना होने में भी 20 साल लगातार ये कहा गया कि देखिए आप तो रोज वादे करते हैं लेकिन आज तक पूरा नहीं कर पाए। हमने हटाया। राम मंदिर को लेकर कहा, हमने किया। 3 तलाक को लेकर कहा, हमने किया। 9 साल में जो बड़े बड़े निर्णय पिछले 9 साल में हुए हैं वो देश में आजादी के बाद से हुए ही नहीं। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर किसी और पार्टी की बात करने की हैसियत नहीं है, वो आज भी नहीं कर पाते हैं। आज देखिए ना, कांग्रेस कहती है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर जब तक ड्राफ्ट नहीं आएगा हम बात नहीं करेंगे, अपने प्रवक्ता नहीं भेजते। लेकिन केरला में हंगामा किया हुआ है कांग्रेस ने, क्योंकि वहां लेफ्ट की सरकार ऑलरेडी उस पर हंगामा कर रही है, तो वो विरोध में है बिना ड्राफ्ट के। और बाकी पार्टियों का, अभी पिछले दिनों संजय राउत बोल रहे थे लगातार कि भाई हमें नहीं पता, आना तो चाहिए लेकिन तरीका ठीक नहीं है, ये तो डिक्टेटरशिप है, आना चाहिए लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नीयत का हमें नहीं पता। शिवसेना का यही स्टैंड है, इसके अलावा तमाम पार्टियों का यही स्टैंड है, अखिलेश यादव का यही स्टैंड है। मैं कहता हूं लोगों को 75 साल बाद भी इतनी डिसाइसिवनेस नहीं आई, उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन करें या उसकी खिलाफत करें। मेरा ऐसा मानना है आपको डिसाइसिवनेस लानी पड़ेगी। सरकार इस चीज को लेकर कमिटेड है, आपके बीच में सब कुछ है। बेहतर है कि आप इसके बारे में सुझाव दें। और जहां तक बात टाइमिंग की है, मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं, किसी भी अच्छे काम के लिए कोई भी समय उपयुक्त होता है, जब भी आए। अभी दानिश कुरैशी जी, मैं आपसे तो उम्मीद कर रही हूं कि थोड़ी सी यहां पर बात ऐसी हो जाएगी जिससे शायद इसका कुछ हल निकल पाएगा, शायद इससे कोई कंक्लूजन निकल पाएगा। आपकी मेरी बात अधूरी रह गई थी। मैं आपसे सिर्फ 2 पॉइंट ऐसे जानना चाह रही थी, फिर मैं उसके बाद आपसे सुझाव भी मांग लूंगी, जिसमें आपको लग रहा है कि यूसीसी आया तो ये धार्मिक अधिकारों का हनन है। देखिए, धार्मिकता की जो पूरा मामला है वो तो समूचा इस तरह की जो पूरा प्रोसेस है, कहीं ना कहीं वो उसके लिए प्रॉब्लमैटिक तो है। मैंने जो अपनी बात कही, एक्चुअली मैं बात कह रहा था लेकिन कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की वजह से नहीं बात कर पाया। सवाल सुनिए। अरे मैं शिवम, मैं बोल दूं फिर बाद में फिर बोलिएगा। हाँ, अब आगे की बात यह है कि सवाल यह है कि आपको जिस मजहब में भी प्रॉब्लम लगता है उनके यूसीसी को लेकर के, उनके जो भी कानून के कोडिफाइड लॉज वो है, कोड है, उनको कोडिफाइड करिए और हैंड ओवर कर दीजिए सुप्रीम कोर्ट को। डायरेक्शन दे दीजिए, नीचे से लेके ऊपर तक सारा झंझट खत्म हो जाएगा। अरे तो यूनिफॉर्म सिविल कोड से क्या दिक्कत आ गई? आप ये सब कुछ करने को तैयार हैं, लेकिन आपको यूसीसी नाम से दिक्कत आ गई। अभी मैं आपसे, पहले आप सुनिए दानिश जी, देखिए मेरे सवाल का जवाब नहीं आएगा तो मैं आपको टोकती रहूंगी और उसके बाद चर्चा हो जाएगी खराब। आपने मुझे ये तो बता दिया, कोर्ट को ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, सुप्रीम कोर्ट में दे दीजिए, जो भी आपको सुधार करने वो कर दीजिए। आप अभी भी नहीं बता रहे हैं कि यूसीसी में ऐसा क्या है जो एंटी मुस्लिम है। ऑन पॉइंट नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि रिलीजन सेंटीमेंट जो मेरे हैं, मेरे अपने हैं या आपके हैं या किसी के भी हैं, उसको लेकर के सरकार इंटरवीन क्यों करेगी? और जो मामला है, सुनिए, पहले मैं खत्म कर लूं। सवाल ये है कि भाई जो रिलीजियस लीडर्स हैं, किसी भी समाज के हो, मुस्लिम समाज के हो, सिख समाज के हो, ट्राइबल बैल्स के हो, किसी के भी हो, अगर वो लोग यूनाइट होके अपने अपने उसको लेकर बात करते हैं, उनकी रूढ़ी को लेकर के बात करते हैं, तो किसी को परेशानी क्या हो सकती है? मोदी जी को क्या परेशानी है? किसी को कोई परेशानी नहीं है। आप हर बात को ना एक साथ मिक्स कर रहे हैं दानिश जी। फिर वही बात आ गई। मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ कि बताइए आज आपने क्या खाया। आप मुझे बता रहे हैं मैं तो कल ये खाया था। ऐसे नहीं चलेगा ना। आप सीधा यूसीसी पर टू द पॉइंट आइए और मुझे सिर्फ 2 पॉइंट बता दीजिए बिना इधर उधर की बात किए हुए कि ये 2 बातें हैं जिससे ये एंटी मुसलमान लग रहा है मुझे।
बस ये बता दीजिए। सुनिए, मैं तो सीधी बात कह रहा हूं कि हमारी जो रूढ़ी है, हमारे यहाँ का जो कल्चर है, उससे लेकर हमें प्रॉब्लम है, चाहे वो लेन देन की बात हो, चाहे शादी ब्याह की बात हो, चाहे तो फिर आप सीधा सीधा कहिए आप संविधान में नहीं मान रहे हैं, आप देश के कानून से बड़े नहीं हो सकते। नहीं, तो मैं आपको वही क्यों संविधान में नहीं मान रहे? संविधान में नहीं मानने अरे दानिश कुरैशी जी, आप सिस्टम से बड़े नहीं हो सकते, आप इस देश से बड़े नहीं हो सकते, आप संविधान से बड़े नहीं हो सकते। अगर इस देश में यूसीसी का जिक्र संविधान में है आर्टिकल 44 में, तो आपको इस पर चर्चा भी करनी पड़ेगी। आपको ये बताना भी पड़ेगा कि यूसीसी में एंटी मुस्लिम क्या है। नहीं, तो यूसीसी के माते हती तो मैं आपको बता रहा हूं ना कि आप इस तरह कोडिफाइड करेंगे तो सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जिस कम्युनिटी के सॉल्व प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे। आप चीजों को मिक्स करेंगे तो प्रॉब्लम होगा ना। आप मुझे बिना प्रॉब्लम के सोल्यूशन बता रहे हैं। आपसे मैं पूछ रही हूँ प्रॉब्लम क्या है, आप चले मुझे सोल्यूशन बताने। अरे जब तक प्रॉब्लम नहीं बताएंगे तो मुझे सोल्यूशन कैसे समझ में आ जाएगा? अरे सर, अगर बहुविवाह रुक जाएगा, अगर लड़कियों के साथ जो अत्याचार हो रहा है वो रुक जाएगा, तो मुझे नहीं लगता कि दानिश जी को कोई दिक्कत होगी। दिक्कत होगी दानिश जी को? प्राची जी सुनिए, सबसे पहली बात यह है कि इस्लाम के जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल क्लैरिफाइड है। उसके नाम में अगर कोई गलत का वो बना रहा है या कर रहा है, वो अपने तक है। लेकिन सवाल ये है कि इसी पर तो कानून आना है। तो वही तो मैं कह रहा हूं आपको, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा कि आप अभी हलाला की बात कर रहे हैं, कानून आना है, और ये मुसलमान विरोधी नहीं है। जो लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, जो लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं अपने अपने धर्म का, अपने अपने मजहब का, उनको सबक सिखाया जाएगा। सर थोड़ा सा अंतर करिए। अब शिवम त्यागी जी एक सेकंड रुक जाइए प्लीज। दानिश जी देखिए, 5 मिनट से आपसे लगातार बहुत कोशिश हुई कि आप कोई ऐसी 2 चीजें बता दें जो आपको खिलाफ लग रही हैं, लेकिन आप एक भी नहीं बता पाए। आपने अभी कहा कि हमारे जो निकाह के कानून है वो ऐसे, निकाह ऐसे ही होगा भाई, आप निकाह ही करेंगे, आपको शादी थोड़ी ना करनी है, आप निकाह ही कीजिएगा। कौन रोक रहा है आपको? लेन देन के कानून है वही रहेगा, कौन चेंज कर रहा है उसको? प्लीज बीच में नहीं। लेकिन आप लगातार जबरदस्ती लोगों को झूठ को बढ़ा क्यों ना, बरगला क्यों ना? वजह है आपकी, क्योंकि आपकी जो, प्लीज बीच में नहीं ना, आपकी जो पार्टी है उसका आधार ही सिर्फ मुस्लिमों को डराना है। अगर मुस्लिमों को डराएंगे नहीं तो जाहिर है आपकी दुकान कैसे चलेगी? अगर मुस्लिमों को डराएंगे नहीं तो पार्टी बढ़ेगी कैसे आगे? अगर मुस्लिमों को डराएंगे नहीं तो देश में 2 फाड़ कैसे करेंगे? अगर मुस्लिमों को डराएंगे नहीं तो पार्टी ही नहीं रहेगी। तो इसलिए कृपया करके मुस्लिमों को डराना बंद करें। ये किसी के खिलाफ नहीं है। मेरे कान 2 जरूर है, लेकिन मैं सुन एक ही व्यक्ति को सकता हूं, दोनों क्यों शुरू हो गए? तो सीधी बात है, आप बिल्कुल, अगर आपको कोई लगता है कि इसमें दिक्कत है, क्या दिक्कत है बताइए ना। आप खुद ही कह रहे हैं कि जो तमाम कुरीतियां हैं उसमें कुछ लोग समाज में होते हैं, उन्हीं कुछ लोगों को रोकने के लिए तो किया जा रहा है। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है हिंदू मुस्लिम की बात, देश के प्रधानमंत्री नहीं कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम की बात, आप कर रहे हैं, क्योंकि आपका उसी से चलता है। त्यागी जी 2 चीजों को आप मिक्स कर रहे हैं। मैं एक ही चीज को बोल, मैं लगातार यूसीसी पे बोले जा रहा हूं। बिल्कुल मिक्स कर रहे हैं आप। कैसे बताइए? मिक्स कर रहे हैं कैसे? सुनिए, कोई भी प्रकार की कुरीति की जो बात है, अगर किसी रिलीजन में नहीं है और उसको आप ये थोप देंगे कि ये कर रहा है, तो वो चीज तो वैलिड नहीं होगी। किसने कहा कि हम कुरीति कोई थोप रहा है? क्या कुरीति दूर करने की बात हो रही है? थोपने की बात बता रहे? नहीं नहीं, आप बिल्कुल, आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हैं। आप शायद सुनना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते। सुनिए, देश में किसी भी सुनिए ना प्लीज, बीच में बोलने से, एक दूसरे के ऊपर बोलने से कोई लाभ नहीं। आप मुझे सुन लीजिए, फिर मैं आपको सुन लूंगा। सुन लीजिए ना, आप सुन लीजिए बिल्कुल। अच्छा, तो आपको इस बात से दिक्कत है कि पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है इसका? मतलब इस पर बात हो रही है, आपको इस बात से दिक्कत है? भारतीय जनता पार्टी यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात कर रही है, इस बात से दिक्कत है? यूनिफॉर्म सिविल कोड से दिक्कत नहीं है आपको? पॉलिटिसाइजेशन नहीं है। अच्छा, तो फिर किस चीज से दिक्कत है ये तो बताइए ना। जनता पार्टी करने की कोशिश कर रही है, किस चीज से दिक्कत है? उसकी करेंगे, दिक्कत क्या है? होगा। और रह गई बात हमारे हुकूक की, रह गई बात हमारे हुकूक की, तो हम अपनी तरफ से पार्लियामेंट में भी हम जो कुछ पेश कर सकते हैं हम करेंगे वक्त आने पर। पार्लियामेंट में पेश नहीं करना है भाई, कमीशन को देना है रिकमेंडेशंस। और सुनिए, बात साफ है कि यहाँ पर कोई भी कुछ नहीं कह रहा है, सिर्फ आप ही बार बार मुस्लिम 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 कहे जा रहे हैं। मुझे लगता है पूरे पैनल में किसी ने इतनी बार मुस्लिम नहीं कहा होगा जितना आपने कह दिया, यास्मीन जी ने कह दिया, या जो मौलाना बैठे हैं उन्होंने कह दिया। मैंने तो नहीं कहा कि ये हिंदू मुस्लिम का मामला है, भारतीय जनता पार्टी तो नहीं कह रही है हिंदू मुस्लिम का मामला है, या फिर कोई भी नहीं कह रहा है। सब खुले मन से चर्चा कर रहे हैं, आप भी चर्चा कीजिए, लेकिन आपको इसमें दिख रहा है दिक्कत कर रही है। भारतीय जनता पार्टी तो कर रही है। कहा रही है? कब कहा मैंने? बताइए। मैंने कहा कि कब से? भारतीय जनता पार्टी कर रही है, कह नहीं रही, कर रही। कहा? कैसे बताइए ना। पूरे देश में नहीं, महिलाओं को अगर हक मिल जाएगा तो आपको दिक्कत होगी। महिलाएं अगर पुरुष से कंधे मिलाकर खड़े होंगे आपको दिक्कत होगी।
अगर उनकी शादी की उम्र में जो है एक स्टैंडर्ड उम्र होगी पूरे देश के लिए, उसमें दिक्कत होगी आपको, बताइए ना। अगर किसी को भरण पोषण के लिए फिक्स अमाउंट और चीजें बेहतर हो और उसको लेकर एक नया कानून, उसमें दिक्कत होगी आपको, बताइए। प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर अगर चीजें समान होगी, दिक्कत होगी आपको। मुझे तो दिक्कत नहीं है, जैसे मेरे हैं वैसे ही आपके हो जाए, कोई परेशानी नहीं है। हम सब हिंदुस्तानी है, ये हिंदू मुस्लिम क्या होता है, हटाइए। चलिए ठीक है, एक सेकंड। अब दानिश जी अब रुक जाइए प्लीज, दानिश जी रुक जाइए। दानिश जी एक सेकंड रुक जाइए, मैंने आपसे सिर्फ 2 पॉइंट पूछे थे सर, आपने मुझे पूरी कथा सुना दी, 2 पॉइंट नहीं बता पाए, इधर उधर की बात की लेकिन 2 पॉइंट नहीं बता पाए। यही तो भ्रम है दानिश जी, यही तो भ्रम है ना। आप इसे हिंदू कोड बिल बता देंगे और मुझे ये नहीं बताएंगे कि हिंदू कोड बिल कैसे है, तो कैसे काम चलेगा? आपको इसके पीछे का रीजन तो बताना पड़ेगा ना। आपको इसके पीछे बताना पड़ेगा कि हिंदू कोड बिल आपने कैसे कह दिया, हिंदुओं को फायदा हो रहा है इससे। तो तमाम लोगों को आप एक कॉमन में करने की बात करेंगे तो हिंदू कोड बिल ही कहलाएगा। क्यों नहीं हो सकता कॉमन में? और आगे सुनिए, अरे कॉमन में कर देने का मतलब हिंदू होता है। सुनिए, आप त्यागी जी की बात कर रही थी, आपने उनसे ये पूछा कि महिलाओं को 50% आरक्षण चुनाव में कब मिलेगा? मैं आज यूसीसी पर बात करने आई हूँ, तो मैं आज यूसीसी पर ही बात करूंगी दानिश जी। आप मुझे कितना भी इधर उधर घुमाने की कोशिश करिए, मैं आज यूसीसी पर ही बात करूंगी। आप कोई भी कार्ड खेलिए, आप कोई भी कार्ड खेलिए सर, आप कोई भी कार्ड खेलिए। मैं आज यूसीसी पर बात करने आई हूँ, मैं यूसीसी पर ही बात करूंगी। मैं आरक्षण पर किसी और दिन कर लूंगी, मैं देश के किसी और मसले पर किसी और दिन सामान्य महिलाओं को नहीं देंगी, सामान्य महिलाओं को अधिकार दिलाना नहीं चाहिए। महिलाओं को अधिकार मैं दिलाऊंगी सर, लेकिन आज मैं यूसीसी के जरिए दिला रही हूँ। मैं यूसीसी पर बात करूंगी, यूसीसी पर बात करनी है तो आइए करिए मेरे साथ चर्चा। आप रुक जाइए नूर अहमद साहब, आप नहीं बताएंगे ना मैं किससे क्या सवाल पूछूंगी, मुझे यूसीसी पर पूछना है। आप पहले जवाब सोच लीजिए, 2 पॉइंट सोच लीजिए, यूसीसी कैसे एंटी मुस्लिम है, फिर आपके पास लौटूंगी। नूर अहमद साहब पूरा कोट करने का बताने का मैंने तरीका बताना था, वो आवाज कम कर दीजिए। नूर अहमद साहब, मैं आपसे बड़े रिक्वेस्ट कर रही हूँ, बहुत शालीनता के साथ कह रही हूँ, आराम से बात कीजिएगा सर, और मेरी बात पहले सुनिएगा, उसके बाद जवाब दीजिएगा, ताकि आपके लोगों को भी संदेश जा सके कि आप क्या सोच रहे हैं। आपने कहा कि देश में मुसलमानों को टारगेट करने की कोशिश यूसीसी के जरिए की जा रही है। मैं कई बार पूछ चुकी, बता दीजिए मुझे कि यूसीसी कैसे मुसलमानों को टारगेट कर रहा है। आपने मुझे नहीं बताया, ये नहीं बता रहे, चलिए सुझाव बता दीजिए कि ये चीज खत्म हो जानी चाहिए, ये चीज बदल जानी चाहिए, तब हम इनके साथ खड़े हो जाएंगे, तब मुसलमानों को टारगेट करने जैसा नहीं होगा। यूसीसी के नाम पर पूरे देश में, मुझे भी सुन लीजिए, आप बीच में नहीं बोलिए, बोलिए तो सही सर। यूसीसी के नाम पर सभी चैनलों पर, आपके भी चैनल पर सिर्फ हिंदू मुस्लिम हो रहा है, और भारतीय जनता पार्टी का हर प्रवक्ता मुसलमानों इनडायरेक्ट यही बात कर रहा है कि निकाह, तलाक, 4 शादियां, हलाला। तो ये सब बातें जब हो रही हैं तो इससे जाहिर होता है कि यूसीसी जो है वो सिर्फ मुसलमानों को टारगेट कर रहा है, क्योंकि बात हम पर ही हो रही है, हाँ। दूसरे धर्मों के बारे में नहीं हो रही है। इसलिए हमने ये बात कही है कि मुसलमानों को टारगेट तो किया जाए। टारगेट करने जैसा कुछ नहीं है, बात कर देने से टारगेट नहीं हो जाता। अब रुकिए, हर चैनल पर गुस्सा बाद में निकाल लीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी पर भी गुस्सा निकाल लीजिएगा। पहले रुकिए ना सर, रुकिए। अगर बात कर ली हमने हलाला पर, या बात हो गई बहुविवाह पर, या बात हो गई उन पीड़ित लड़कियों को लेकर जिन पर जुल्म होता है, जिनको न्याय नहीं मिल पाता है, तो क्या आपको दिक्कत हो गई नूर अहमद अजहरी साहब? आपको तमाम खताएं, तमाम गलतियां, तमाम कुरीतियां आखिर मुस्लिम लड़कियों और मुस्लिम औरतों पर ही क्यों नजर आती है? मुस्लिम हिंदू की बात नहीं कर रही हूँ मैं, मुस्लिम हिंदू की बात नहीं कर रही हूँ। अरे अगर खत्म हो जाएंगी कुरीति तो मुसलमान कैसे टारगेट हो गया, ये बताइए। ये मत बताइए कि मुसलमानों की चर्चा क्यों हो रही है। आप जिसको कुरीति बोल रही है वो कुरीति ना हो तो जो लड़कियां पीड़ित हैं, जो लड़कियां पीड़ित हैं, क्या वो सब झूठ बोलती हैं? जो चार शादियां हैं, सुन लीजिए मेरी बात, पूरे भारत में 10 नाम ऐसे आप दे दीजिए जिनकी चार बीवियां हैं। तो अगर निशाना बना रहे, हमारे यहाँ 4 शादी की इजाजत है। जब आपको पता है कि 4 शादियां होती ही नहीं है, जब आपको पता है 4 शादी वाली बात झूठी है, ये थ्योरी झूठी है, तो फिर तो सर आपको इस पर बहस ही नहीं करनी चाहिए, गुस्सा ही नहीं आना चाहिए आपको। जब होता ही नहीं है ये, जब ये होता ही नहीं है तो उस पर तो फिर कुछ हो ही नहीं सकता ना, झूठ थोड़ा बोल देगा। जो लोग 3-3, 4-4 बीवियां रख रहे हैं। मेरे पास समय समाप्त हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आज मुकाबला की बहस के बाद ये
ये तो साफ हो गया कि यूसीसी को लेकर एक बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, अपने अपने वोट बैंक को साधने की कोशिश की जा रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसका ड्राफ्ट तक अभी तैयार नहीं हुआ है, उसके बारे में यह तक कहा जा रहा है कि एक धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है, धार्मिक रीति रिवाजों को खत्म कर दिया जाएगा। यह सिर्फ और सिर्फ फिलहाल एक वोट बैंक की राजनीति नजर आ रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।